This conference will now be recorded. अच्छा, तो जीएसटी में कुछ हम लोग को एक्चुअली थ्योरी बोल सकते हो, उसको कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो, बात एक ही है। तो हम लोग वो वाला पार्ट जो है उसको अभी हम लोग कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग उस पार्ट को लेकर डिस्कशन चर्चा। तो सबको पता है कि जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। एंड जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोला जाता है, आई गेस ये बात आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी का जो इंसिडेंस है, इंसिडेंस का मतलब होता है जीएसटी गवर्नमेंट को कौन पे करेगा, और जीएसटी का जो इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट मतलब होता है बर्डन। बर्डन मतलब जिसका जेब से पैसा जाएगा। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स फॉल ऑन डिफरेंट पर्सन। मतलब आज हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदे फ्रॉम द मार्केट, तो हम लोग क्या करना होगा, हम लोग को प्रोडक्ट के दाम या सर्विस के दाम के साथ साथ उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है वो भी देना पड़ेगा। आई होप कि सबको पता है। एंड उसके बाद जीएसटी देने के बाद हम लोग का जो जेब से पैसा जाता है वो दो दो पैसा जाता है। एक प्रोडक्ट का दाम, दूसरा जीएसटी है। तो वो जीएसटी हम लोग ही देते हैं, बट बात ये है कि हम लोग गवर्नमेंट को नहीं देते, हम लोग किसी सप्लायर को देते हैं। सप्लायर कौन है, जिससे हम लोग सप्लाई लेते हैं, हम लोग उसको देते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि हम लोग जो सप्लायर को देते हैं, ठीक है, जीएसटी, वो सप्लायर जीएसटी क्या करता है, वो गवर्नमेंट को पे करता है। तो बात ये हुआ कि जीएसटी पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट को कौन देता है, सप्लायर। और बर्डन किसके ऊपर आता है, रिसिपिएंट के ऊपर आता है। ये बात सबको पता है कि टैक्स का जो इंसिडेंस है वो किसी और के ऊपर जा रहा है, टैक्स का जो इम्पैक्ट है वो किसी और के ऊपर जा रहा है। इंसिडेंस का मतलब होता है टैक्स का पेमेंट। तो इंसिडेंस किसके ऊपर है, सप्लायर के ऊपर, जो सप्लाई करेगा। क्या सप्लाई करेगा, आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ये किसके ऊपर रहेगा, ये रहेगा सप्लायर के ऊपर। ओके, और इम्पैक्ट क्या होता है, बर्डन और लायबिलिटी ऑफ टैक्स। तो जीएसटी में ये दोनों चीज अलग अलग लोगों के ऊपर जाते हैं। मतलब सर, मतलब टैक्स भरता कोई और है और टैक्स गवर्नमेंट को जमा कोई और करता है। एग्री करते हो इस बात से? सब लोग प्लीज थोड़ा रिस्पॉन्ड करिएगा यस नो में। तो ये वाला पार्ट जो है, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। नॉट ओनली जीएसटी, जितना सारा मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है हम लोग को पूरा दुनिया में, जितना सारा इनडायरेक्ट टैक्स है सब में यही रूल है। जितना सारा इनडायरेक्ट टैक्स है सब में यही रूल है। क्या रूल है, कि हम लोग को इंसिडेंस और इम्पैक्ट किसी और के ऊपर देना है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स किसी के ऊपर है और इम्पैक्ट किसी और के ऊपर है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहां हो जाता है, प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होता है कि बहुत बार क्या होता है कि सप्लायर और रिसिपिएंट के अंदर सप्लायर उतना कंफर्टेबल नहीं होता इनडायरेक्ट टैक्स पे करने का। अब ध्यान से समझिए, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जानने से पहले आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि सरकार ने अचानक से ऐसा क्यों रूल लेके आया रिवर्स चार्ज का, क्या दरकार पड़ा ताकि वो रिवर्स चार्ज को लेके आए, इंप्लीमेंट किए हम लोग इंडियन गवर्नमेंट। तो द आंसर इज वेरी सिंपल सर। द आंसर इज कि सर, अगर आप टैक्स कलेक्शन या टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने जाते हो, या आपको वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स का रेवेन्यू कलेक्ट करना, तो आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, तो आपका बेसिकली प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा टैक्स कलेक्ट करना। कौन दे रहा है, दिस इज नॉट योर प्राइमरी कंसर्न। योर प्राइमरी कंसर्न शुड बी टैक्स, शुड बी द प्राइमरी कंसर्न। आई रिपीट गाइज, योर प्राइमरी कंसर्न शुड बी टैक्स, के गवर्नमेंट से टैक्स मिल रहा है, अभी सॉरी गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, ठीक है। अब सवाल ये आ रहा है कि सर गवर्नमेंट टैक्स क्यों पे करेगा, आई मीन गवर्नमेंट टैक्स किससे कलेक्ट करेगा, कब करेगा, ये बात हम लोग को समझना जरूरी है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हाँ। आप लोग खाली मुझे पहचान करा के दीजिएगा कि ये एग्जाम्पल के अंदर सप्लायर कौन है, रिसिपिएंट कौन है। फिर हम लोग बात करेंगे कि सरकार ने आरसीएम क्यों लेके आया। तो आगे बढ़ने से पहले फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो, उसका इंसिडेंस किसके ऊपर जाता है, कम ऑन यार। इनडायरेक्ट टैक्स का इंसिडेंस किसके ऊपर जाता है, सप्लायर के ऊपर। इनडायरेक्ट टैक्स का इंसिडेंस किसके ऊपर जाता है, सप्लायर के ऊपर। उसके इम्पैक्ट किसके ऊपर आता है, हम लोग के ऊपर, मतलब रिसिपिएंट के ऊपर। गाइस हम ही लोग हैं जिसके जेब से पैसा जाता है, कोई शक नहीं है हम लोग का। वी आर द पीपल जिसके जेब से जाते हैं पैसा। डन।
अब मैं कुछ एग्जांपल्स, कुछ इंस्टेंसेस ले रहा हूं जहां पे आपको सबसे पहले स्टेप 1 क्लासिफाई करना होगा हु इज द सप्लायर एंड हु इज द रिसिपिएंट। आई रिपीट गाइस, स्टेप 1 में क्लासिफाई करना होगा हु इज द सप्लायर एंड हु इज द रिसिपिएंट। उसके बाद हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे। तो चले आगे शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग का जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल कुछ इस तरह का है कि सर स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप के बारे में आई होप कि आप लोग को पता है। तो स्पॉन्सरशिप एक जगह है जहां पे स्पॉन्सर को पैसे देना पड़ता है कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, या इवेंट को अरेंज करने के लिए, या इवेंट को ठीक से ऑपरेट करने के लिए। जो भी बोलो, आपको पता है कि स्पॉन्सर्स के बिना कुछ भी नहीं होता आज के डेट में। और सही है, मतलब ऐसा ही होता है। पहले का नियम और था, अभी का नियम अलग है पूरा। एक जमाना था इंडिया में जहाँ पे एक ही हम लोग का टीवी चैनल हुआ करता था, बहुत मतलब हम लोग दुनिया में आए नहीं उससे भी पहले, दूरदर्शन। और दूरदर्शन में हर एक चीज टेलीकास्ट होता है, चाहे वो गेम हो, कोई शो है एंड ऑल दैट। तो उस टाइम पे ऐसा सुनने को आता है कि दूरदर्शन में कोई चीज टेलीकास्ट करने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, तब जाके वो लोग टेलीकास्ट करेगा। लेकिन जब से ये चीज प्राइवेटाइज हुआ है तो आज आपको पता है कि आईपीएल जैसे इवेंट या आपका कोई भी आईएसएल जैसे इवेंट इंडिया में जो पॉपुलर स्पोर्ट्स को माना जाता है, तो उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए पैसा उल्टा मिलता है। मतलब आईपीएल को स्पॉन्सरशिप का कमी नहीं होता है, वो कल अनाउंस करेगा, लोग रेडी है पैसे देने के लिए। उल्टा हो गया, सिनेरियो पलट गया, चाहे वो सैटेलाइट राइट हो, चाहे वो टाइटल स्पॉन्सर हो, व्हाटएवर। तो हम लोग ऐसे एक सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं जिसका नाम है स्पॉन्सरशिप सर्विस। और एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग सब लोग का फेवरेट फेवरेट नाउ एटलीस्ट इंडिया में है, तो एक त्योहारों की तरह लगता है। 45 डेज शाम होते ही वही धुन, मतलब वही ट्यून बजता है, धुन बजता है, और गेम में लग जाते हैं सब लोग। और कोविड होने के बाद भी ये गेम स्टॉप नहीं हुआ, ये गेम नॉन स्टॉप चला। मतलब एक भी साल ये लोग स्टॉप नहीं किया, जैसे भी करके अरेंज करके कंप्लीट किया गेम को, दैट इज कॉल्ड आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। तो इस बार इसका आई मीन कौन स्पॉन्सर है, टाइटल स्पॉन्सर वीवो। तो वीवो इज द स्पॉन्सर एंड इवेंट जो है दैट इज आईपीएल। नाउ द क्वेश्चन इज अराइजिंग, ये वीवो और आईपीएल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ दैट इज स्पॉन्सरशिप का, और पैसा किसको देना पड़ेगा, वीवो को देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, आईपीएल जैसे टूर्नामेंट को, ग्रैंड टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। बदले में वीवो को क्या मिलता है, पब्लिसिटी, वर्ल्ड वाइड नेशन वाइड पब्लिसिटी। बिकॉज जितना बार आईपीएल का नाम लिया जाता है सबसे पहले वीवो का नाम लिया जाता है। बिकॉज जो भी एंकर उसको स्टार्ट करते हैं, उसको स्टार्टिंग करते हैं मतलब प्रोग्राम को, तो दे आर गोइंग टू स्टार्ट लाइक दिस, वेलकम टू वीवो प्रेजेंट्स, ऐसा करके बोलते हैं। आईपीएल से पहले उनका नाम लिया जाता है टाइटल स्पॉन्सर। सर टैक्स में से क्या कहानी है, तो कहानी आप देखते हैं टैक्स में क्या है। एग्जाम्पल क्लियर है ना सर। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पॉन्सरशिप का एग्जाम्पल। प्लीज थोड़ा सा यस नो करके रिस्पॉन्ड करिएगा प्लीज। ये सेंटर में अकेला बैठा हूँ, आसपास मेरा कोई नहीं है, बाहर बारिश हो रहा है, लैपटॉप हम और ये क्लासेस चल रहे हैं। तो आप लोग अगर साइलेंट मोड पे चले जाओगे इज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। ओके, सो प्लीज थोड़ा सा बातचीत जारी रखो ताकि मुझे लगे कि आप लोग सुन रहे हो। अब क्वेश्चन ये आ रहा है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर स्पॉन्सरशिप सर्विस में किसको आप सप्लायर मानोगे, किसको आप रिसिपिएंट मानोगे। यहाँ पे दो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक स्पॉन्सर खुद और जो इवेंट को स्पॉन्सर किया जा रहा है। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं ड्यू रिस्पेक्ट टू द स्पॉन्सरशिप सर्विस, आई रिपीट, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू स्पॉन्सरशिप सर्विस, सो हु विल बी द स्पॉन्सर, आई मीन सॉरी, हु विल बी द सप्लायर एंड हु विल बी द रिसिपिएंट। सो गाइस व्हाट विल बी योर आंसर, आप लोग का आंसर क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं सप्लायर कौन है, रिसिपिएंट कौन है, तो क्या आंसर होगा, यस बोलिए। Sir, I think IPL will be the supplier and Vivo जो company है will be the recipient. ओके, यू मीन ऑप्शन 1, आपके हिसाब से ऑप्शन 1 होना चाहिए। ओके, और Yes, किसी sir. को लग रहा है कि ऑप्शन 2 होना चाहिए। महिमा जी अपना आंसर कंफर्म कर चुका है, और रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्लीज, इफ एनीवन इज इन दिस बैच जिसको लग रहा है कि ऑप्शन 2 होना चाहिए, सप्लायर इज द वीवो एंड रिसिपिएंट इज आईपीएल। क्या सब लोग ऑप्शन 1 को सही मान रहे हो, मतलब ऑप्शन 1 के वोट दे रहे हो। यस प्लीज, रिजवाना क्या लग रहा है आपको, ऑप्शन 1 होगा कि ऑप्शन 2 होगा। ओके, नीरज बोल रहे Yes, ऑप्शन sir. 1। Option 1. ओके, अच्छा ऑप्शन 1 के बगल में करेक्ट लिखा हुआ भी है, आप अगर उसमें गेस करोगे तो करेक्ट हो ही जाएगा। अच्छा सर, लॉजिक क्या है मेरा, मतलब वीवो रिसिपिएंट कैसे हुआ। गाइस जिंदगी में एक बात याद रखना, जो पैसा देता है वही रिसिपिएंट होता है। आज हम लोग कहीं भी कोई पैसा देते, क्यों देते, बिकॉज कुछ पाने के लिए। आप आईसी को पैसा दिए, यू आर द रिसिपिएंट, आपको सर्विस मिल रहा है। आप कोई सामान खरीद रहे हो तो आपको सामान मिलता है, सर्विस लेते हो सर्विस मिलता है। तो पैसा देने वाला ऑलवेज रिसिपिएंट होता है। और पैसा
रिसीव करने वाला ऑलवेज सप्लायर होता है। आज अगर आप ट्यूशन पढ़ाओगे तो आपको पैसा मिलेगा, तो बदले में आपको देना होगा क्या? आपका सर्विस, जैसे आईसी आप लोग को दे रहा है। तो गाइस इट्स वेरी कंफर्म कि हम लोग का इस केस में, कौन से केस में सर? सर ये स्पॉन्सरशिप के केस में हु इज द सप्लायर? सप्लायर इज कौन? इट्स आईपीएल। एंड हु इज द रिसिपिएंट? रिसिपिएंट इज द वीवो। तो गाइस ये जो डील है ये करोड़ों अरबों का डील है। 1700 करोड़ के आसपास डील होता है वीवो के साथ आईपीएल का, 3 या 4 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उन लोग का। और ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, चेंज किया जाता है। आईपीएल का हिस्ट्री देखो, सबसे पहले डीएलएफ ने स्टार्ट किया था, फिर पेप्सी हुआ, अब ये वीवो के पास गया। बीच में एक ड्रीम 11 भी आ गया था, तो चाइना और इंडिया को लेकर कुछ इश्यू हुआ था, इसलिए दैट्स व्हाई। तो गाइस ये हम लोग का सिनेरियो फॉर द स्पॉन्सरशिप सर्विस, एंड नॉट ओनली फॉर द आईपीएल, फॉर ईच एंड एवरी इवेंट, चाहे वो फिल्म फेयर हो या कोई भी ग्रैंड आई मीन बड़ा इवेंट हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट दुनिया का हो या स्पोर्ट्स का दुनिया का हो या पॉलिटिकल इश्यूज हो, जो भी हो। तो गाइज समझना यही है कि आज सप्लायर कौन हो गया? आईपीएल। तो ये जो डील है, इस डील के ऊपर जो भी टैक्स बनता है जीएसटी के नाम पे, किसको देना चाहिए? सरकार को? वीवो का देना चाहिए कि आईपीएल को देना चाहिए? कम ऑन गाइज, ये जो डील है, ये डील पे जो भी टैक्स बनेगा, जीएसटी बनेगा, कौन सा डील सर? स्पॉन्सरशिप का डील में सरकार को किसको देना चाहिए टैक्स? जीएसटी के हिसाब से, इनडायरेक्ट टैक्स के हिसाब से सरकार को टैक्स कौन देता है? सप्लायर देता है कि रिसिपिएंट देता है? सर जनरली सप्लायर देता है, बट इस केस में वो शायद नहीं होगा। ओके, वेरी गुड। जनरली सप्लायर देता है, एब्सोल्युटली करेक्ट मैडम, सप्लायर ही देता है, बिकॉज लॉ ही वही बोलता है कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंपैक्ट ऑफ टैक्स फॉल ऑन डिफरेंट पर्सन, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स माना जाता है। यस सर, बिल्कुल इसको इनडायरेक्ट टैक्स माना जाता है। लेकिन आप लोग एक बात बोलो, आईपीएल का चेयरमैन कौन है? जय शाह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी, ठीक है। अच्छा 2-3 साल पीछे चले जाओ, तब कौन हुआ करता था? अनुराग ठाकुर। ये सब लोग को जानते हो ना, लोग क्रिकेट नहीं खेलते, बहुत पहुंचा हुआ चीज है ये लोग, ठीक है। अच्छा उससे पहले राजीव शुक्ला, ललित मोदी, नाम सुने हो इन लोग का? कौन है ये लोग? सर ये लोग वो है, सत्ता में जो लोग रहते हैं, मिनिस्ट्री में जो लोग रहते हैं, इसी का ही कोई राज्यसभा का मेंबर या कोई रिलेटिव रहता है। इंडियन क्रिकेट में ऑलवेज ऐसा होते आया है, या तो कोई बिजनेसमैन होगा या फिर आपका यही लोग का कोई रिलेटिव वगैरह रहता है। तो आज अगर आईपीएल जीएसटी नहीं भरेगा तो किसका हिम्मत है जय शाह को नोटिस भेजना? प्लीज, सौरभ गांगुली को मैं अलग रख रहा हूँ, वो तो प्रेसिडेंट है, मैं आईपीएल का बात कर रहा हूँ। तो हेड तो वही है, जय साहब, जय साहब भाई साहब है, जो अमित शाह जी का बेटा है। तो हिम्मत है किसी का? अच्छा अनुराग ठाकुर जी के टाइम पे ले लो सर, कौन किसको देगा? गवर्नमेंट भी उनका है, टैक्स भी उन्हीं लोगों का गवर्नमेंट लेता है। तो 2012 में चिदम्बरम साहब जब थे उस टाइम पे मिनिस्ट्री में, कांग्रेस के टाइम पे, तो चिदम्बरम साहब को बहुत बुरा लग गया था। चिदम्बरम साहब को देख रहा था कि भाई ये क्या बात हुआ, मतलब टैक्स बनता है इसके ऊपर, बट हम लोग ले नहीं पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे? ये सप्लायर रिसिपिएंट इशू के लिए। जब भी मैं आईपीएल से टैक्स मांगने जा रहा हूँ, बोल रहे हैं बाद में देंगे, इवेंट तो 45 दिन का होता है, 45 बाद इवेंट खत्म, सब खत्म, कमिटी डिसॉल्व हो जाता है, फिर से नया कमिटी बनता है, ऑक्शन फिर से चालू होता है, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है लेने का। तो चिदम्बरम सबको लगा कि यार छोड़ो, एक काम करते हैं, सप्लायर जो है ये तो अनट्रेसेबल है। सप्लायर जो है वो क्या है? वो अनट्रेसेबल है, बिकॉज अनट्रेसेबल मतलब उससे लेना ना लेना नामुमकिन के बराबर है। लेकिन रिसिपिएंट से लेना बहुत इजी लग रहा है, बिकॉज वीवो जैसा कंपनी जो है ये छोड़ के तो नहीं भागेगा, और ये और स्पॉन्सर करेगा। आज आईपीएल कर रहा है, कल कोई और इवेंट को करेगा, और वो करता भी है, प्रो कबड्डी लीग को भी करता है, ओके, और भी छोटा छोटा जो बैडमिंटन इवेंट होता था उसको भी करता था। उसका काम ही है अपना पब्लिसिटी के लिए से बड़ा बड़ा इवेंट को आई मीन स्पॉन्सर करते हैं। चिदम्बरम साहब का कहना है कि भाई इनसे ले लो ना, क्या दिक्कत है? बट लॉ ने हाथ रोक के रखा है। लॉ साफ साफ बोलता है कि भाई साहब आप तो टैक्स ले सकते हो सप्लायर से, आप नोटिस सप्लायर का वो जो रिसिपिएंट बच रहे हो क्यों परेशान कर रहे हो? वो तो सप्लायर को ही देगा ना, वो आपको थोड़ी ही देगा, बिकॉज इनडायरेक्ट टैक्स है, रूल आप ही ने बनाए हो। तब चिदम्बरम साहब बोला ठीक है, रूल जब हम बनाए तो हम चेंज भी कर सकते हैं, आई विल चेंज द रूल। तो तब भाई साहब ने एक नया कॉन्सेप्ट डाला, तो 2012 में, उस टाइम पे सर्विस टैक्स हुआ करता था, तो जीएसटी में वही कॉन्सेप्ट कैरी फॉरवर्ड होके आया, एंड दैट कॉन्सेप्ट नोन एज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, तो फॉरवर्ड का उल्टा। तो फॉरवर्ड में टैक्स कौन पे कर रहा था दोस्तों? फॉरवर्ड में टैक्स पे कर रहा था सप्लायर। गाइस आप लोग समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स कौन पे करता था? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करता है सप्लायर। तो आरसीएम में टैक्स कौन पे करेगा सर? आरसीएम में टैक्स पे करेगा रिसिपिएंट। आरसीएम में टैक्स कौन पे करेगा? रिसिपिएंट, अपना ही जेब से। हाँ सर,
पैसा भी उसका है और देगा भी वही, बिकॉज ये आरसीएम है। तब चिदम्बरम से बोला गया सर आप तो टैक्स का मीनिंग चेंज कर दिए, बिकॉज इंसिडेंस भी उसके ऊपर, इंपैक्ट भी उसके ऊपर, तो डायरेक्ट टैक्स हो गया। बिकॉज डायरेक्ट टैक्स का लॉ में तो ही बोला गया था कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंपैक्ट ऑफ टैक्स फॉल ऑन सेम पर्सन, बट यहाँ पे तो अलग अलग था, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स था। बट जैसे आपने आरसीएम डाले, बात घूम फिर के वही चला गया। आज विवो ही टैक्स देगा और अपने जेब से ही देगा, तो इंसिडेंस भी उसके ऊपर, इंपैक्ट भी उसके ऊपर, तो डिक्लेयर करिए इसको डायरेक्ट टैक्स। चिदम्बरम साहब बोला कि यार कुछ भी ऐसा थोड़ी होता है, इंडिया है भाई, एक्सेप्शन शुड बी देयर, एक्सेप्शन इज देयर। तो आरसीएम इज एक्सेप्शन टू द इनडायरेक्ट टैक्स, इसको डायरेक्ट टैक्स मत बना दो प्लीज, डायरेक्ट टैक्स की तरह नहीं है, डायरेक्ट टैक्स है ही नहीं, एक्सेप्शन टू द इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों? बिकॉज मजबूरी, सप्लायर से नहीं हो पा रहा है तो रिसिपिएंट से ले लेते हैं। तो सरकार ने उसके बाद क्या किया, सरकार ने उसके बाद सारा जो सर्विस एंड गुड्स का सप्लाई का पार्ट है सबको चेक किया, ढूंढा कहां कहां सप्लायर टफ है, रिसिपिएंट इजी है। जहां जहां सरकार को लगा कि रिसिपिएंट से लेना ज्यादा इजी है, सरकार ने आरसीएम डाल दिया। बोलेगा आज से तुम लोग आरसीएम में हो, मुस्कुराइए आप लोग आरसीएम में हो, नॉट लाइक दैट, मतलब आरसीएम में हो आप। अब आरसीएम कैसे होगा, क्या होगा, हम लोग तो पढ़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी हम लोग को समझना पड़ेगा व्हाट इज आरसीएम। तो आई होप कि आप लोग को समझ आया कि सरकार ने एफसीएम के साथ साथ आरसीएम क्यों लेके आया और कब लेके आया था सर। 2012 में जो बजट आया था, बिकॉज सर्विस टैक्स का सारा नोटिफिकेशन बजट में आता था उस जमाने में, तो 28 फरवरी में जो बजट का उस टाइम पे होता था, अभी तो 1 फरवरी होता है, तो उस दिन ये नोटिफिकेशन में आया था कि आरसीएम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। तो गाइस आरसीएम के पीछे का हिस्ट्री समझ में आया आप लोग को? एवरीवन प्लीज कंफर्म। Yes, sir. Sir, I have a doubt. बोलिए। सर ये जब आरसीएम का कॉन्सेप्ट आया था तो किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया था कि ऐसा क्यों ला रहे हैं या फिर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन क्यों लोगों ऑब्जेक्ट को करेगा? जो बिकॉज लोग नहीं ऑब्जेक्ट, दे रहे थे। ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, सरकार रूल लेके आए, ऑब्जेक्ट करे फायदा क्या? सरकार तो बोल रहे हैं मैं तो देश के हित के लिए बोल रहा हूँ, टैक्स तुम दो। देखो आप क्या इग्नोर, आप क्या आर्ग्यू करोगे, सरकार आपको बोल रहा है कि मैडम आप टैक्स पहले सप्लायर को देते थे और सप्लायर से हम कलेक्ट कर रहे थे, बट एक बात तो कॉमन है, आपको तो पैसा देना ही पड़ रहा था, ऐसा तो नहीं था कि सप्लायर अपना घर से लेके आ रहा था। अब समझ रहे हो मैडम मैं क्या बोल रहा हूँ? वीवो, उस टाइम पे वीवो नहीं था, उसमें पेप्सी हुआ करता था आईपीएल का स्पॉन्सर, तो पेप्सी घर से पैसा दे रहा है, टैक्स का पैसा दे रहा है, किसको दे रहा है? आईपीएल को दे रहा है। अब आईपीएल से हम लोग ले नहीं पा रहे, तो एक काम करते हैं ना, जो So it was पैसा not डियर reaching the पेप्सी, government actually. एग्जैक्टली जो पैसा आप आईपीएल को दे रहे हो, पैसा आईपीएल को दो ही मत, तो पेप्सी खुश हो गया, बोला रुक जाओ पूरा बात सुन लो, वो पैसा डायरेक्टली तुम मुझे दे दो। Okay, जी हाँ okay, आप मुझे got दे it. दो, बिकॉज पेप्सी आप तो रजिस्टर्ड टैक्स पे तो हो ही, आप तो इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स हर जगह रजिस्टर्ड हो, तो थोड़ा सा आप मुझे भी दे दो। बात फिर सब, आप पेप्सी कौन सा ग्राउंड में आर्गुमेंट करेगा, आई मीन स्पॉन्सर कौन सा ग्राउंड में आर्गुमेंट करेगा? स्पॉन्सर का तो आर्गुमेंट का तो बेसिस ही नहीं बनता। गवर्नमेंट का लिए आपका मोड चेंज कर दिया कि जो पैसा मेरा वाया होके आता था, अब वाया ना डायरेक्टली तुम मुझे दे दो, उसको मैं नहीं जानता, बात खत्म, क्योंकि तो मेरा ही पैसा है, तुम जो उसको दे रहे हो ना वो पैसा मेरा ही है, तो उसको ना देके मुझे डायरेक्टली दे दो, सब बराबर। क्लियर मैडम? डाउट क्लियर हुआ आपका? Yes sir, clear, clear. बाद बाकी लोग, आप लोग भी शगुन के लिए हाँ ना बोलो कुछ, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, डाउट है तो पूछ लो। तो गवर्नमेंट रिवर्स चार्ज क्यों लेके आया? आई होप कि क्यों का जवाब आप लोग के पास है। बहुत ही सिंपल सा जवाब है सर, कि जहां जहां गवर्नमेंट को लगा, क्या लगा कि सप्लायर से ज्यादा रिसिपिएंट ज्यादा ट्रेसेबल है, रिसिपिएंट से लेना ज्यादा इजी है, गवर्नमेंट पकड़ पकड़ के वही सब सर्विस को, वही सब सप्लाई को आरसीएम डाल दिया, बोला कि आज से तुम लोग आरसीएम में हो और टैक्स पे करो। बुद्धि में जा रहा है सर? बुद्धि में तो जा रहा है, बट आप अभी बताइए कि हम लोग को आगे करना क्या है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो और एक एग्जांपल लेते हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स, इंश्योरेंस एजेंट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? पहले बोले स्पॉन्सर, क्लियर हुआ? मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं ताकि हम लोग के लॉजिक और अच्छे से एस्टेब्लिश्ड हो, कि सरकार जो कहना चाह रहा था हम लोग और अच्छे से उसको एस्टेब्लिश कर पाए। तो दूसरा एग्जांपल है इंश्योरेंस एजेंट सर्विस का, इंश्योरेंस एजेंट का सर्विस। गाइस इंश्योरेंस एजेंट जो होता है, कोई भी इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ हो, कार हो, व्हाटएवर, वो किसके लिए काम करता है?
जो इंश्योर्ड होता है उनके लिए। नहीं, वो कंपनी के लिए काम करता है। देखिए, हम लोग को पॉलिसी करवाना है तो हम लोग को उन लोग के पास जाना पड़ता है, बट पैसा हम लोग भले ही उन लोग के हाथ में देते हैं, बट वो लोग नहीं लेते, पैसा लेता है कंपनी। वो लोग एक मीडियम के तरह काम करते हैं कंपनी और कस्टमर के बीच, एक मीडियोकर बन के रह गया कि हाँ भाई, मेरे जरिए आप कंपनी तक जाओ, और कंपनी के एक साथ बात करने के बाद, मतलब कंपनी से मुलाकात होने के बाद आप डायरेक्टली नेक्स्ट टाइम कंपनी को पे कर सकते हो। मतलब आप जब LIC लेना चाहोगे तो हो सकता है आपको किसी एजेंट के थ्रू लेना पड़े, बट जैसे ही आपका पॉलिसी रनिंग हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम एजेंट को दरकार ही नहीं है प्रीमियम पे करने का, आप डायरेक्टली पे कर सकते हो फ्रॉम योर अकाउंट टू योर पॉलिसी अकाउंट। यू कैन डायरेक्टली अपडेट योर LIC पेमेंट, इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन तब भी मिल जाएगा। बात तो ऐसे ही होता है। आई होप कि ये आई मीन ये पिक्चर सबको क्लियर है कि कैसे ऑपरेट होता है। नाउ द क्वेश्चन इज कमिंग कि यहाँ पे 3 लोग हैं। कौन कौन 3 लोग हैं सर? नंबर 1, इंश्योरेंस कंपनी, LIC को एग्जांपल लेते हैं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। दूसरा है इंश्योर्ड पर्सन, हम लोग जो पॉलिसी लेते हैं। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी किसको सर्विस देता है? आज इंश्योरेंस कंपनी जो पैसा ले रहा है बदले में कुछ देगा ना, तो वो कवरेज बोलो सर्विस बोलो किसको देगा? एजेंट को देता है कि अपना कस्टमर को देता है? क्या लगता है? कस्टमर को। तो ऑफ कोर्स पॉलिसी होल्डर को मिलेगा। आज जब भी आपको इंश्योरेंस क्लेम करेगा तो पॉलिसी होल्डर को मिलेगा, ऑफ कोर्स कस्टमर को मिलना चाहिए। तो पहला रिलेशन लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योर्ड पर्सन। कौन कौन सर? इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योर्ड पर्सन। कौन है ये लोग? सर, जो कंपनी के नाम का पॉलिसी हम लोग लेते हैं, और इंश्योर्ड पर्सन कौन है? जो पॉलिसी लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों को सल्टाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योर्ड पर्सन। इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योर्ड पर्सन। तो आप एक बात बताओ मुझे, ये दोनों के अंदर कौन सप्लायर है, कौन रिसिपिएंट है? सप्लायर कौन होगा? कंपनी की रिसिपिएंट, आई मीन इंश्योर्ड पर्सन होगा। गाइस, जो पैसा लेता है वो सप्लायर होता है। तो आप सर लोग से पैसा कौन ले रहा है? कंपनी। तो LIC बोलो, भारतीय AXA बोलो, रिलायंस IMG, जितना सारा टाटा AIG, जितना सारा कंपनी इंश्योरेंस का पॉलिसी बेचता है, दे आर द सप्लायर, और रिसिपिएंट होते हैं इंश्योर्ड पर्सन। तो आप सिंपली अपना कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, अगर ऐसा रिलेशन रहा, कैसा रिलेशन रहा कि इंश्योरेंस कंपनी के साथ इंश्योर्ड पर्सन का, सप्लायर रिसिपिएंट का ऐसा रिलेशनशिप अगर रहा, तो GST कौन, आई मीन GST किन से लेना ज्यादा इजी होगा? कस्टमर से डायरेक्ट लेना इजी होगा कि इंश्योरेंस कंपनी से लेना इजी होगा? क्या लगता है आप लोग? सर इंश्योरेंस कंपनी से लेना इजी होगा। ओके, महिमा जी हैज कंफर्म। बाद बाकी लोग प्लीज कंफर्म करिए, क्या आप लोग को भी लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी से लेना सरकार के लिए ज्यादा इजी होगा? एब्सोल्युटली। क्यों सर, क्यों ऐसा, आपको क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि देखो, इंश्योरेंस कंपनी का नंबर सबको पता है, मतलब आई मीन वो लिमिटेड है, ब्रांड कुछ ही है, लेकिन इंश्योर्ड पर्सन अनेक है। तो इसलिए देखना, जब भी आप कोई प्रीमियम पे करोगे, आप पॉलिसी बाजार में या कहीं पे भी अगर पॉलिसी कंपेयर करोगे, तो जितना प्रीमियम शो करेगा उससे प्लीज 18% जोड़ लीजिएगा, और क्योंकि वहां पे GST एक्सक्लूड करके दिखाया जाता है। आप जैसे प्रीमियम एनेबल करोगे तो देखना GST जुड़ जाता है। तो हम लोग को देना पड़ता है एज ए रिसिपिएंट बन के, और हम लोग पॉलिसी के साथ कंपनी को GST का पैसा दे देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि GST जो हम लोग पे कर रहे हैं अपना जेब से 18% GST, वो GST का पैसा किसको मिल जाए? वो सरकार को मिल जाए थ्रू द इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी आधा तो गवर्नमेंट का ही है, जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, LIC ऑफ इंडिया, और बाकी जो प्राइवेट वाला हुआ तो प्राइवेट लोग भी ऐसा ही करता है। तो पहला रिलेशन सबको समझ में आया, फर्स्ट रिलेशन बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योर्ड पर्सन। दिस रिलेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस, एवरीवन। अब नेक्स्ट रिलेशन जो हम लोग बात करेंगे वो है इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योरेंस एजेंट। हम लोग किसका बात करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योरेंस एजेंट का बात करेंगे, 1 और 3 का बात करेंगे। गाइस, आप लोग पहले मुझे इतना बता दो, इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो रिलेशन है इंश्योरेंस एजेंट का, किसके साथ, किसका सर? इंश्योरेंस कंपनी के साथ इंश्योरेंस एजेंट का जो रिश्ता है, ये रिश्ते के अंदर सप्लायर कौन है, रिसिपिएंट कौन है? प्लीज अच्छे से पहचान लीजिए। Who will be the supplier and who will be the recipient in the relationship between the insurance company and insurance agent? Yes, please, guys. Sir, agent will be supplier. Okay, and insurance company will be the recipient. The recipient. You mean to say that? Why, madam? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? सर आपने बोला था कि जो रिसिपिएंट होता है वो पैसे
जो रिसिपिएंट होता है वो तो पैसे क्या देता करता है। अच्छा, तो पैसा कौन दे रहा है यहाँ पे? कंपनी एजेंट को देता है। क्यों देता है? बिकॉज एजेंट वो होता है जो पॉलिसी कलेक्ट करे कंपनी को देता है। टारगेट एजेंट लेता है, इस महीने इतना पॉलिसी बेच के दिखाएंगे, है ना? यस सर, यस सर। तो ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली करेक्ट मैडम कि सप्लायर कौन होगा? सप्लायर शुड बी द इंश्योरेंस कंपनी। और एजेंट कौन होगा? सॉरी, सप्लायर शुड बी द एजेंट, बिकॉज एजेंट सप्लाई दे रहा है कंपनी को, बदले में एजेंट को क्या मिल रहा है? कमीशन। आज तुम कुछ प्रोवाइड करोगे तब जाए कुछ तुम्हें रेम्यूनरेशन मिलेगा, तो उसको रेम्यूनरेशन के तौर पे क्या मिल रहा है? कमीशन। एजेंट को क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है। यस, मिलने दीजिए एजेंट को, कमीशन मिलते रहने होना चाहिए। तो सर इंश्योरेंस पर्सन, सॉरी, 1 और सेकंड के बीच, दिस इज द सप्लायर, आप लोग का स्क्रीन पे भी दिख रहा है। सप्लायर कौन हो गया? एजेंट। और रिसिपिएंट कौन हो गया? कंपनी। अब ये केस में बताओ कि जीएसटी किससे लेना इजी होगा? अभी भी क्या अभी भी आपको लग रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी से लेना ही इजी है कि एजेंट यस से सर, लेना इजी कंपनी है? से लेना और इजी। सर एट एनी कॉस्ट इंश्योरेंस कंपनी से जीएसटी कलेक्ट करना सरकार के लिए ऑलवेज इजी रहता है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहीं भाग के नहीं जाएगा, उसको बिजनेस करना है यहाँ पे, और वो सारा चीज ट्रांसपेरेंट के साथ ही करेगा। और सरकार में जितना पॉलिसी वो रिसीव कर रहा है वो कैश में नहीं लेता है, वो बैंकिंग मोड से इंश्योरेंस प्रीमियम लेता है, तो सारा हिसाब सरकार को मिल जाएगा और टैक्स भी सरकार को मिल जाएगा। प्लेन एंड सिंपल, प्लेन एंड सिंपल कॉन्सेप्ट। तो आज भी मतलब केस नंबर सेकंड पे भी इंश्योरेंस कंपनी से ही टैक्स लेना ज्यादा इजी रहा। लेकिन दोस्त यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो गया, इस केस में तो इंश्योरेंस एजेंट तो सप्लायर बन गया, रिसिपिएंट बन गया इंश्योरेंस कंपनी। तो क्या हम लोग रिसिपिएंट से जीएसटी ले सकते हैं? कम ऑन यार, क्या सरकार रिसिपिएंट से जीएसटी ले सकता है? अगर ले सकता है ओनली तो इन केस ऑफ आरसीएम। क्या बोलते हैं उसको? सर उसी को बोलते हैं आरसीएम। तो मुबारक हो, आपका सेकंड सर्विस मिल गया, इंश्योरेंस एजेंसी कमीशन, वो आरसीएम में है। तो पहला सर्विस का नाम क्या था? स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप किस में है? आरसीएम में है। सेकंड वाला क्या बोले? इंश्योरेंस एजेंसी कमीशन, इंश्योरेंस एजेंट भी आरसीएम में है। अच्छा, इसके बाद आप पढ़ोगे लीगल चार्जेस, जो लॉयर का पार्ट है वो भी आरसीएम में रहेगा। तो आप लोग को आईसी से जीएसटी का जो मैथ मिला है, जीएसटी का जो किताब मिला है, उसमें अंदर आप देखोगे आरसीएम बोल के चैप्टर होगा, तो वहां पे 16 से 17 नाम आप पढ़ोगे, वो सर्विस के लिए होगा। आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन सा सर्विस का नाम है। मैं 4-5 तो बता दे रहा हूँ, मैन पावर सप्लाई भी रहेगा वहां पे, रेंटिंग का कैब भी रहेगा। तो ऐसा बहुत सारा 4-5 तो 17-18 सर्विस है जो आरसीएम में है। बट हम लोग को जो पढ़ना है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में लेके जाना है फ्रॉम द आरसीएम, देखो स्पॉन्सरशिप तो हर रोज नहीं होगा, और इंश्योरेंस कंपनी के लिए हम लोग काम नहीं कर रहे, तो हम लोग को ऐसा कुछ पढ़ना है जो हम लोग को काम आए, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले। और वो है द नेक्स्ट सर्विस, जीटीए सर्विस, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। दोस्तों आप लोग कोई पे भी मतलब कहीं पे भी ज्वाइन करो, बीट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और बीट सर्विस इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट से तो पाला पड़ेगा ही आपका। मानते हो कि नहीं मानते हो? आप कोई भी इंडस्ट्री में रहो, ट्रांसपोर्ट से तो पाला पड़ेगा ही आपको, हाँ या ना? ऑफ कोर्स सर, ट्रांसपोर्ट से पाला पड़ेगा हम लोग को। तो ट्रांसपोर्टर के ऊपर भी आरसीएम है, तो हम लोग उसको पोस्टमार्टम करेंगे अभी। जो ट्रांसपोर्टर का जो आरसीएम वाला पार्ट है, हम लोग उसको पोस्टमार्टम करेंगे अभी। तो आप लोग हेडिंग करो जीटीए सर्विस। क्या आप लोग ये सब नोट डाउन कर रहे हो जो मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ? कि आप लोग नोट डाउन किए कि खाली सुन रहे थे? अगर यस सुन सर, रहे थे तो नोटिंग डाउन। थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, और अगर नोट डाउन कर लिए तो ठीक है, आगे बढ़ते। तो एफसीएम का मतलब क्लियर है? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। वो फुल फॉर्म है मैडम। एफसीएम में क्या होता है? जीएसटी कौन पे करता है? सप्लायर। एफसीएम में जीएसटी पे करता है सप्लायर, और किससे लेके देता है? रिसिपिएंट से लेके। दैट इज द रूल। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा ही होता है गाइस, इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा ही होता है कि देगा कोई और भरेगा कोई और। लेकिन आरसीएम में ऐसा नहीं होता है। सर आरसीएम में क्या होता है समझाइए? सर आरसीएम में होता है रिसिपिएंट ही टैक्स देगा, और रिसिपिएंट ही अपना जेब से निकालेगा पैसा। तो रिसिपिएंट पैसे भी अपना जेब से निकालेगा, टैक्स भी अपना जेब से भरेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ अस? कोई किसी का शक या सवाल हो तो पूछ सकते हो प्लीज। इसके बाद जो मेरा फेवरेट सर्विस है, जो प्रैक्टिकली दरकार होता है और बहुत अच्छे से दरकार होता है, वो है आरसीएम। तो आइए शुरू करते सर हैं आरसीएम। बोलिए।
सर आपने बोला कि इंश्योरेंस कंपनी जब इंश्योर्ड पर्सन मतलब डायरेक्ट अगर बिजनेस करती है तो वो सप्लायर होती है, राइट? तो जब वो डायरेक्ट भी व्हेन कर सकते हो, इंश्योरेंस नहीं कर सकते, आईआईडी परमिशन कंपनी, नहीं देगा उसको। इंडिया में अगर आपको इंश्योरेंस बेचना है तो एजेंट के थ्रू ही करना होगा। ओके सर, देन द क्वेश्चन इज नॉट वैलिड। या ऑफ कोर्स, बिकॉज आप देखो ना, आप ये जो पॉलिसी बाजार जो भी आपको बोलोगे, आप देखना वहां पे खाली पॉलिसी की इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको मिल जाएगा वहां पे। आई मीन देना पड़ेगा आपका। तो आप जैसे इंक्वायरी डालोगे तो आपके पास कॉल आएगा, तो वो कौन कॉल करेगा? वो कॉल तो सीईओ नहीं करेगा ना भारतीय एक्सा का या टाटा एमजी आईआईसी का, वो कोई एजेंट ही करेगा जो लीड देके रखा है वहां पे। तो यही बिजनेस का रूल है इंडिया में। कोई भी, नॉट ओनली दैट इंश्योरेंस, आप अगर कार इंश्योरेंस लेते हो जो कंपलसरी होता है हम लोग का, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी जो होता है, चाहे टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, या हैवी गुड्स या हैवी पैसेंजर व्हीकल हो, तो उसके भी सेम रूल है, सेम रूल फॉर दैट आल्सो। गेटिंग माय पॉइंट? तो गाइस आप लोग हेडिंग करिए जीटीए सर्विस, प्लीज प्लीज गिव द हेडिंग जीटीए। जीटीए स्टैंड्स फॉर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो शुरू करें इसको डिस्कशन करना, आइए शुरू करते हैं इसका डिस्कशन, जीटीए सर्विस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस ये स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग को समझना होगा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में। बिफोर गेटिंग इनटू दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री क्या है, क्यों है एंड ऑल दैट। सो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इंडिया में सबसे पहले बात तो दो कैटेगरी में कैटेगराइज्ड है। हम लोग का जो एंटायर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो इंडिया में ऑपरेट होता है, दो दो कैटेगरी में पहले तो कैटेगराइज्ड है। क्या सर वो बता दीजिए। एक जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है जो पैसेंजर कैरी करता है, और दूसरा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है जो लॉजिस्टिक्स मतलब गुड्स कैरी करते हैं। एग्री कर रहे हो गाइस? ट्रांसपोर्ट मतलब नॉट ओनली गुड्स, पैसेंजर को कैरी करना भी ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट है। तो पैसेंजर व्हीकल भी अलग होता है, गुड्स व्हीकल अलग होता है। अब साइज के हिसाब से, उसका व्हील का नंबर के हिसाब से वो अलग अलग लेंथ साइज होता है, वो अलग पार्ट है। बट मेजर तो दो ही डिफरेंस है, कि एक ट्रांसपोर्ट ग्रुप जो पैसेंजर को टेक केयर करेगा। अब देख लो, आप फ्लाइट में चले जाओ, कार्गो फ्लाइट भी रहता है, पैसेंजर कैरियर भी रहता है। अब शिप मतलब जहाज में देखो, क्रूज शिप जिसमें लोग जाते हैं। अब क्रूज बोलेंगे तो लोगों को बहुत कुछ याद आ जाएगा रिसेंटली, एनीवे। और कार्गो शिप भी होता है। अच्छा, रोड पे जाओगे तो ट्रक भी चलता है सनी भाजी का, और बस भी चलता है। ओके। और ट्रेन का बात करें तो आपको पता है जो सबसे स्लोएस्ट मूविंग व्हीकल है मालगाड़ी, जो खत्म ही नहीं होता है, तो वो भी चलता है। और राजधानी एक्सप्रेस भी चलता है। अब राजधानी एक्सप्रेस से जो लेके जाते हैं उसको लगेज बोलते हैं, हाई पार्सल लगेज होता है जो पैसेंजर कैरी करते हैं। बट वो ट्रेन पैसेंजर के लिए बना है, गुड्स के लिए नहीं। तो जो लगेज लेके जाते हैं वो गुड्स मत मुझे पैसेंजर का बिलोंगिंग्स मान के चलिए, ठीक है। फ्लाइट पे भी वही होता है। तो गाइज सबसे पहले दो इंडस्ट्री हम लोग तो डिफाइन कर लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। तो गाइज ये जो आरसीएम वाला कहानी है, आरसीएम का तड़का जो है वो पैसेंजर के ऊपर नहीं है। आई रिपीट गाइज, आरसीएम का जो तड़का है वो पैसेंजर के ऊपर नहीं है। मतलब पैसेंजर व्हीकल जो है, जो इंडस्ट्री पैसेंजर को ट्रांसपोर्टेशन करता है, उसके ऊपर नो आरसीएम। तो सर आरसीएम कहाँ है? वेयर इज द आरसीएम? गुड्स में है। आरसीएम कहाँ पे है? गुड्स में, मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट में आरसीएम है। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, ओला, उबर, फ्लाइट, ट्रेन, बसेस, जितना सारा है, देयर इज नो आरसीएम, ओनली एफसीएम। तो आप अगर ओला उबर का राइड लेते हो, या आप कभी कभी लेते हो, या रेगुलर बेसिस पर लेते हो, तो कभी उसका इनवॉइस डाउनलोड करके देखना, देखना 5% जीएसटी लेता है वो लोग। और आपका जो टोटल फेयर होता है, वो फेयर के अंदर 5% जीएसटी इंक्लूडेड रहता है। तो अब इनवॉइस डाउनलोड करोगे, आपको ब्रेकअप दिख जाएगा। तो वो जीएसटी आपको देना पड़ता है। हाँ सर, हम लोग को देना पड़ता है जो बुक करते हैं कैब, जो भाड़ा पे करते हैं। बट हम लोग गवर्नमेंट को नहीं देते, हम लोग मोदी जी को डायरेक्टली नहीं देते। सॉरी, वी आर पेइंग टू द सप्लायर ओनली। कोई ओला कैब ड्राइवर को देते, या तो ओला उबर कंपनी को डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफर करते बाय स्कैनिंग देयर क्यूआर कोड। डन। नाउ गुड्स के इंडस्ट्री के अंदर क्या है? व्हाट आर द कॉन्सेप्ट, आई मीन व्हाट आर द सेगमेंट्स आर कमिंग अंडर द गुड्स इंडस्ट्री? तो गाइस, गुड्स ट्रांसपोर्ट की अगर हम लोग बात किया जाए तो यहाँ पे भी चार अलग अलग ऑप्शन है। व्हाट आर द फोर डिफरेंट ऑप्शंस सर? सर गुड्स रास्ते से आ सकता है, बाय रोड ट्रांसपोर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। गुड्स बाय एयर आ सकता है, उड़ के आ सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। गुड्स ट्रेन के थ्रू भी आ सकता है, हाँ चलेगा सर। और गुड्स पानी के जरिए भी आता है, शिप से भी आता है। आई होप कि चार मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सबको पता है। इट्स अ वेरी सिली क्वेश्चन, अगर पूछूं पता है कि नहीं है, बट फिर एक बार हम लोग याद कर लिए।
कि गुड्स पानी के जरिए भी आ सकते हैं, उड़ के भी आ सकता है, दौड़ के भी आ सकता है और रास्ते से भी आ सकता है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड, बाय रेलवेज, बाय वाटर एंड बाय एयर। लेकिन याद रहे आरसीएम जो है वो सबके ऊपर नहीं है। वो आरसीएम किसके ऊपर है दोस्तों? आरसीएम है जीटीए के ऊपर। आरसीएम किसके ऊपर है? जीटीए। जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ये क्या है सर? दिस इज अ ट्रांसपोर्ट एजेंसी हु आर रनिंग देयर बिजनेस वाया रोड। मतलब आरसीएम खाली रोड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर है, एयर वाटर रेलवे के ऊपर नहीं है। मतलब सर, मतलब आज अगर आप रेलवे से कोई माल भेज रहे हो अगर कहीं पे, तो वो एफसीएम में रहेगा। आप अगर एयर कार्गो से कोई माल भेज रहे हो तो भी एफसीएम में रहेगा। आप अगर शिप से कोई माल भेज रहे हो तो भी एफसीएम में ही रहेगा, प्रोवाइडेड ये सब डोमेस्टिक सप्लाई आप कर रहे हो। बाहर जाओगे तो एक्सपोर्ट माना जाएगा, उसका रूल अलग होता है। लेकिन जब रास्ते से गुड्स को भेजोगे, वन सिटी टू अनदर, वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर, और अगर गाड़ी लॉरी ट्रक इन लोग का सहारा लोगे तो वो आरसीएम में हो सकता है। तो ऑल माय स्टूडेंट्स जो अभी मुझे सुन रहे हो, आप लोग मुझे बताओ आरसीएम क्लासिफिकेशन हो गया आप लोग का कि ट्रांसपोर्ट में आरसीएम कहां पे है? एक बार याद दिला दे आप लोग को। आप लोग के लिए हाँ या ना में जवाब देना प्लीज। सब लोग रिस्पॉन्ड करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सर क्या पैसेंजर पे आरसीएम है? क्या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन पे आरसीएम है? ओके, महिमा ओनली महिमा जी इज एक्टिव। बाद बाकी लोग तो आप लोग भी थोड़ा एक्टिव बन जाओ यार, दोपहर का टाइम है, अंडरस्टैंड। अच्छा, गुड्स ट्रांसपोर्ट के ऊपर है क्या? रेलवे के थ्रू अगर गुड्स आ रहा है तो क्या आरसीएम है? एयर के ऊपर नो, शिप में नो, ओनली किस में है? बाय रोड। तो गुड्स अगर बाय रोड ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो क्या उसमें आरसीएम हो सकता है? जी हाँ, उसमें आरसीएम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे भी पहलू है, यहाँ पे भी ट्विस्ट है, खत्म नहीं हुआ। गाइस, कुरियर सर्विस को जानते हो? ब्लू डार्ट, डीटीडीसी जानते हो? हाँ सर जानते। क्या करता है? सामान कुरियर करता है। क्या इन लोग का खुद का गाड़ी है? सर गाड़ी क्या, खुद का एयरक्राफ्ट है इन लोग का। गति, ओके। फिर आपका डीएचएल, ब्लू डार्ट। अच्छा, ब्लू डार्ट डीएचएल तो एक हो गया अभी। अच्छा, फिर आपका क्या बोलते हैं, डीटीडीसी। समझ रहे हो? तो ये लोग क्या करता है? बाय रोड लेके जाता है। हाँ सर, बाय एयर। तो कुरियर सर्विस जीटीए के अंदर काउंट नहीं होगा। आई रिपीट बॉयज एंड गर्ल्स, कुरियर सर्विस चाहे कोई भी मोड का हो, बाय वाटर, बाय एयर, बाय रोड, रेलवे तो में होगा नहीं, रेलवे तो गवर्नमेंट का ही है। तो कुरियर सर्विस इज नॉट विल बी कवर्ड अंडर जीटीए। जीटीए के अंदर कुरियर सर्विस कवर्ड नहीं होगा। और एक जन रहता है जिसका भी ट्रांसपोर्टेशन का ही काम होता है, बट पर्पस डिफरेंट होता है, पैकर्स एंड मूवर्स। गाइस, आपको बिल्डिंग शिफ्ट करना है। मैं कलकत्ता का अभी कौन से एरिया में हूँ, चौरंगी, मतलब पार्क स्ट्रीट, रविंद्र सदन एरिया पे हूँ। मुझे मेरा ऑफिस यहाँ से सॉल्ट लेक लेके जाना है, थोड़ा दूर है, 10-15 किलोमीटर दूर है। तो सामान मैं अपने सर पे थोड़ी लेके जाऊंगा, बाहुबली थोड़ी बनना है मुझे। तो मार्केट में ऐसा बहुत सारा लोग है जो पैकर्स एंड मूवर्स का काम करते हैं। उन लोग को मैं कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा, वो लोग आके मेरे सामान को पैक भी कर लेगा एंड मूव भी करवा के देगा। तो वो लोग जब पैकिंग करने के बाद सामान को मूव करवाएगा तो वो भी तो अपना व्हीकल के थ्रू ही लेके जाएगा। तो पैकर्स एंड मूवर्स का जो सर्विस है, उसमें जो व्हीकल यूज हो रहा है, जो भी हो रहा है, दैट शुड नॉट बी कमिंग अंडर जीटीए सर्विस। तो जीटीए के अंदर कौन बच गया सर? सर वही सानीपाजी बच गया। मैं निकला गड्डी लेके वाला पार्ट बच गया, मतलब ट्रक, हेवी गुड्स, लाइट गुड्स, ये लोग बच गया। जो लोग सामान को एक शहर से दूसरे शहर लेके जाते हैं वाया ट्रक और अदर हेवी गुड्स और लाइट गुड्स व्हीकल, और ये लोग आरसीएम में रह सकता है। और बाकी जितने लोग का नाम लिए ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, वो आरसीएम में एकदम भी नहीं है, कत्ते ही नहीं है। तो आरसीएम में कौन है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड ओनली, बट एक्सक्लूडिंग कुरियर सर्विस एंड पैकर्स एंड मूवर्स। कुरियर सर्विस नहीं है, और कौन नहीं है? पैकर्स एंड मूवर्स भी नहीं है। सब लोग समझ पा रहे हो? हम लोग साथ साथ है? लिख लिए आप लोग? कॉपी कर लिए? अब स्टार्ट करें हौले हौले, जीटीए के अंदर क्या क्या हो सकता है। गाइस, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, आई होप कि आप लोगों को सब पता चल गया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले छोटा सा एक चीज, नहीं बाद में बोलते, अभी बोलेंगे तो इररिलेवेंट हो जाएगा।
थोड़ा बाद में बोलते थोड़ा रिलेवेंट लगेगा। तो गाइस जीएसटी का क्या कहानी है ऑन जीटीए सर्विस, इंडिया में जो जीटीए सर्विस है उसमें जीएसटी का क्या कहानी है, एक बार आइए देखते हैं साथ साथ मिलके कि उसके अंदर क्या कहानी है। तो सर सबसे पहले तो बात ये हुआ कि क्या हर एक जीटीए को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, क्या हर एक जीटीए वालों को जीएसटी में आना कंपलसरी है। तो सरकार ने क्या किया था, पहला जब रूल आया था जीएसटी का तो सरकार ने कोई खुलासा नहीं किया था कि इन लोग को रहना है कि नहीं रहना है। मतलब सरकार ने बोल दिया कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इज अ टैक्सेबल सप्लाई और उसके ऊपर जीएसटी है, हाँ 5% भी है, 12% भी है और 5% ही पॉपुलर रेट है। और ये नहीं बोला गया है कि किसको रजिस्ट्रेशन करना है किसको नहीं करना है। मैं बात करूं 2017 जुलाई मंथ ऑनवर्ड्स के बाद, तो उस टाइम पे जितना सारा ट्रांसपोर्ट कंपनी था दे आर इन डिलेमा कि क्या हम लोग को जीएसटी में आना चाहिए। हम लोग तो अपील किए थे कि हम लोग को जीएसटी से बाहर रखा जाए, बट सरकार ने कोई क्लियर पिक्चर नहीं दिया। तो उस टाइम पे हुआ क्या था, 2017 का 5 जुलाई के बाद जब से जीएसटी इंडिया में आया तो मार्केट में ना एक्चुअली एक भेदभाव तरह क्रिएट हो गया था। इंडिया में बहुत बार ऐसा कहानी, बहुत सारा गांव में आज भी ऐसा प्रथा है कास्ट के बेसिस पे, ओके, कि ये जो सड़क से जाएगा हम लोग नहीं जा सकते, ये जो फेस्टिव में पार्टिसिपेट करेगा वो हम लोग के लिए अलाउड नहीं है। आई होप कि ये सब जात पात या जो भी बरन के लेके जो डाइवर्सिफिकेशन है और जो डिस्क्रिमिनेशन है ये इंडिया में बहुत दिन से है, आज भी है, पूरा रिमूव तो हुआ ही नहीं है। अब सही कौन है गलत कौन है ये सब चीज आर्गुमेंट करोगे तो आर्गुमेंट ही होगा, कंक्लूजन नहीं होगा। ओके और जय भीम तरह कुछ मूवी और आ जाएगा, बाकी कुछ सोल्यूशन होता है आई डोंट नो। तो गाइज जो है वो है, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जीएसटी में ऐसा कहानी हुआ था, क्या हुआ था कि मार्केट में जिन जिन लोग के पास जीएसटी नंबर नहीं था ना उस टाइम पे, लोग उसको वन साइडेड कर दिया, कॉर्नर कर दिया था पूरा कि भैया आपसे हम सप्लाई तभी लेंगे जब आपके पास जीएसटी नंबर होगा। अब तुम जब समझाने जाओगे भैया मेरा जीएसटी दरकार ही नहीं है, वो भैया समझेगा ही नहीं, वो बोलेगा मुझे कुछ नहीं पता, डू यू हैव अ जीएसटी नंबर, अगर नहीं है तो पहले लेके आओ फिर बात करो। तो मतलब दे यूज्ड टू फील लाइक दैट कि भाई ये क्या हो गया, जीएसटी आने के बाद हम लोग कहाँ चले गए, मतलब पूरा कॉर्नर हो गए। हाँ सर पूरा कॉर्नर हो गए। अब सवाल ये उठ रहा है सर कि ठीक है कॉर्नर हो गया, होने दो, क्या दिक्कत है, तो सोल्यूशन क्या है, जीएसटी अप्लाई करो। सरकार इस टाइम पे बैठ के मजा ले रहा था, तो सरकार को पता है हम थोड़ा सा बाद में बोलेंगे, सरकार भी अपना एक्सक्यूज रेडी रखा था कि नया लॉ है, थोड़ा टाइम मिलना चाहिए हम लोग को ताकि हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर कर ले। तो ऐसा मार्केट में काफी प्रॉब्लम हो रहा था। और आप लोग एक बात मुझे बताओ कि मार्केट में क्या बड़ा है, टैक्स बड़ा है कि बिजनेस बड़ा है। मतलब बिजनेस के लिए टैक्स होता है कि टैक्स है बिकॉज ऑफ बिजनेस है, आपको क्या लगता है। मुझे लगता है भाई बिजनेस है इसलिए टैक्स है, तो पहले मुझे बिजनेस को बचाना चाहिए, टैक्स तो बाद में आएगा। आप लोग मानते हो, मेरे साथ एग्री कर रहे हो। तो गाइज जब ऐसा हुआ तो लोग सही गलत नहीं सोच रहा था, लोग कल ये सोच रहा था हाउ शैल वी कंटिन्यू द बिजनेस इन न्यू टैक्स एरा। हम लोग न्यू टैक्स एरा जो है उसमें हम लोग बिजनेस कंटिन्यू करें तो कैसे करें। सोल्यूशन एक ही है, जीएसटी नंबर लो फिर बात करो। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट सही है गलत है क्या है, दे डोंट नो एट ऑल, जीएसटी में सब लोग अप्लाई कर दिया और जीएसटी धड़ाधड़ लेने लगा, जीएसटी नंबर आते गया, फिर बिजनेस आगे बढ़ते रहा। मैं मजाक नहीं कर रहा, पूछ लेना उस टाइम पे कोई अगर बिजनेसमैन हो तो। इवन मेरे पास ऐसा भी लोग आया था जो फ्लावर बेचते, मैं हर क्लास में एग्जांपल लेता हूँ, सेम होता है बिकॉज एक बात जानना जरूरी है आप लोग के लिए। फ्लावर मतलब जो फूल होता है, पूजा पाठ में यूज होता है, बहुत सारा दुकान में डेकोरेशन के लिए यूज होता है, कॉर्पोरेट में डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है। तो कोलकाता में एक जगह है मल्लिक घाट बोल के, बड़ा बाजार के साइड में, जहाँ पे फ्लावर्स का मार्केट लगता है हर सुबह। तो वहां पे जो फ्लावर मर्चेंट लोग थे तो वो लोग बोलते सर मेरा पूरा साल का ही टर्नओवर है 10 से 12 लाख रुपए, सर फ्लावर बेचता हूँ, कोई नहीं हीरा थोड़ी बेचता हूँ जो करोड़ों का होगा। तो सर हम लोग को भी क्या जीएसटी लेना पड़ेगा। हमने बोला ऐसा कौन बोला, बोला कि सर जो एलआईसी बिल्डिंग को या जो जो कॉर्पोरेट को हम लोग फ्लावर भेजते हैं तो वो लोग बोल दिया कि भाई साहब आपका फूल तभी एक्सेप्ट होगा जब आपके पास जीएसटी नंबर है। तो भैया आप बोले कि फ्लावर बेचे कि जीएसटी भरे, और अगर हम जीएसटी कर भी दे आपको फीस कहाँ से दे, बिकॉज मेरा टोटल बिजनेस है तो 12 लाख से 14 लाख का या 20 लाख के आसपास, तो हम कहाँ से जीएसटी ला के दे, आई मीन आपको पैसा दे, तो मुश्किल है, मसला है।
तो जैसे अक्टूबर मंथ पे जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुआ था अक्टूबर 2017, डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 13 या 14 या 16 के आसपास कुछ होगा, जिसमें बहुत सारा रिमार्केबल चेंजेस आया था। आज भी वो जीएसटी काउंसिल मीटिंग को एक एक बेस माना जाता है कि बहुत कुछ रिफॉर्म हुआ था विद इन अ स्पैन ऑफ 3 मंथ्स। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जैसे मीटिंग स्टार्ट हुआ, 3-3.5 मंथ के स्पैन में बहुत कुछ रिफॉर्म किया गया और जो वैलिड था, बहुत लोग बहुत ही खुश हुआ था। बट क्या होगा, ये तो मास्टर स्ट्रोक था गवर्नमेंट के साइड से। आप सुनो ध्यान से, जो आपको सुनना है वो ये है, वो जब अब तक जो बता रहा था वो पास्ट था, वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो एग्जिस्ट करता है। वो ये है दोस्तों कि अगर आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हो, अगर आप कौन से बिजनेस में हो गाइस, अगर आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो जीएसटी में रहिए या तो जीएसटी से बाहर रहिए, आपको दरकार नहीं है। अब ट्रांसपोर्टर बोल रहे मोदी जी, ये बात अगर आपको पहले बोलना था तो क्या प्रॉब्लम था? मोदी जी साइलेंट। ओके, नहीं मोदी जी से डायरेक्टली नहीं पूछा गया था, बट सरकार से सवाल पूछा गया था, सरकार साइलेंट, कुछ कुछ नहीं बोलना है मुझे। अब ये रूल लेके आए, मानना है मानो, ना मानना आपको मर्जी। अब ट्रांसपोर्टर बोल रहा है कि सर 2 मंथ तो बिजनेस तो रोक के नहीं रह सकते ना, घर बार है हम लोग का, बिजनेस करना है, ठीक है। तो आप सर क्या चाहते थे, बिजनेस बंद करके बैठ रहे 2 मंथ? नहीं ना। तो हम लोग ने जीएसटी नंबर ले लिया, आप क्या करें? तो मैं आपको बता दूं, जीएसटी नंबर अप्लाई करने के बाद उस टाइम पे 1 साल तक आपको होल्ड करना था। 1 साल के अंदर आप सबमिट नहीं कर सकते, मतलब सरेंडर नहीं कर सकते। शादी की तरह, लोग बोलते हैं ना शादी होने के बाद 1 साल तक डाइवोर्स नहीं होता, ऐसा कुछ सुने थे हम, कोई मूवी में सुने थे। रियलिटी में आई डोंट नो व्हाट इज द लॉ। तो जीएसटी का रिलेशन कुछ ऐसा ही है कि एक बार जुड़ गया तो 1 साल झेलना पड़ेगा, अच्छा लगे खराब लगे जो भी है। और गवर्नमेंट को पता है कि इंडिया में एक चीज कॉमन होता है कि हम लोग यूज टू हो जाते हैं बहुत जल्दी, मतलब सह लेते हैं। तो वही हुआ, जो लोग जीएसटी ले लिया था बाद में कोई सरेंडर नहीं किया था, क्योंकि उन लोग को अच्छा लगने लगा रिटर्न फाइल करना, पार्टी से पैसा मांगना, पार्टी को आईटीसी फॉरवर्ड करना, कल्चर बना लिए। अब जब जीएसटी सरेंडर करने जा रहा, बोले रहने दे, चलने दे। तो ये होता है मास्टर स्ट्रोक्स, भाई तुम्हें मैं बेनिफिट भी दूंगा, तुमको पूरा वसूल भी कर लूंगा। गवर्नमेंट ने वही किया जीटीए वालों के साथ। तो आज अगर आप नया जीटीए में आना चाह रहे हो, आप अगर ट्रांसपोर्ट लाइन में घुसना चाहते हो एज ए बिजनेसमैन, तो आपके पास दो ऑप्शन है, डियर सर, डियर मैडम। आप चाहो तो जीएसटी में आ भी सकते हो, जीएसटी से बाहर भी रह सकते हो। लेकिन आपके मन में एक डर है। क्या डर है सर? सर मान लीजिए एक जगह 50 तो ट्रांसपोर्टर है, आपको वहीं पे जाके बिजनेस करना होगा, और जाके आप देख रहे हो कि 45 लोग तो ऑलरेडी जीएसटी नंबर है, तो आप शर्म के मारे आप भी करवा लोगे। नहीं तो आपको डर लगा, अरे भाई ये नंबर तो नहीं है मेरे पास, क्या पता नंबर के लिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट हो जाए। ले ले भाई जीएसटी ले लेते लोग। लेकिन सरकार बोला देखो, मुझे ऊपर दोष मत देना, मैंने आप लोग के लिए कुछ किया। क्या किया? घंटा कुछ नहीं किया। आप जीएसटी में रह सकते हो, नहीं रह सकते हो। कब बोला? 2-3 महीने बाद जाके बोला। अब इतना ही सोचते थे तो पहले ही बोल देते। पहले कैसे बोलते? पहले तो आपको लेना था ना आप लोग से जीएसटी। बट एनीवे, तो आज जीटीए के पास दो ऑप्शन है। जो लोग न्यू एंट्रेंस जो होगा जीटीए के अंदर, वो लोग जीटीए के अंदर आने के बाद वो जीएसटी के अंदर रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। इसलिए हम लोग पहले ऑप्शन क्या दिए कि या तो जीटीए अनरजिस्टर्ड हो सकता है, या फिर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाए। कहाँ रजिस्टर्ड करवाएगा? अंडर जीएसटी एक्ट टू गेट द जीएसटी नंबर। और जब से गवर्नमेंट ईओए बिल का कहानी चालू किया, तो जीटीए वाले तो बोल ही थे भाई रहने दो, हम लोग जीएसटी नंबर ले लेंगे हम लोग जीएसटी नंबर। डियर गवर्नमेंट, विल अप्लाई फॉर द जीएसटी। ठीक है, ले लो जीएसटी नंबर। गाइस, इतना तक डिस्कशन समझ में आया? कोई सो तो नहीं गए हो? आई होप कि आप लोग बोर नहीं हुए हो, कहानी की तरह बोलते गए। बिकॉज मेरा ऑलवेज यही मानना होता है कि लॉ के पीछे जो कहानी है ना, वो कहानी को एक बार जानो, ताकि आपको डेप्थ समझ में आए कि ऐसा क्यों है, ताकि ये चीज याद भी रहे और आप खुद को कन्विंस भी कर लो कि हाँ ऐसा था, इसलिए ऐसा रूल बनाया गया। रट्टा मार के तो कोई भी सीख सकता है, बट फायदा क्या है? एनीवे गाइस, इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ अस। सब लोग कन्विंस्ड हुए हो? हाँ जी। तो अनरजिस्टर्ड लोग को साथ बात करना है कि रजिस्टर्ड लोग से बात करना है? सर जो जीएसटी के अंदर है ही नहीं, क्या उसके ऊपर टाइम पास करना है? हटाओ, जो रजिस्टर्ड है उसको बताइए। मतलब आज अगर जीटीए के पास जीएसटी नंबर है, जीटीए के पास क्या है? अगर जीटीए के पास जीएसटी नंबर है तो बताइए क्या इंप्लीकेशन है, क्या करेगा वो लोग? आइए देखते क्या करेगा वो लोग। सो आज अगर जीटीए के पास
जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो जीटीए के पास दो ऑप्शन है। वाओ, ये होता है लाइफ, हर बार दो दो ऑप्शन। आज जीटीए अगर जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो चुका है, अगर उसके पास जीएसटी नंबर है, तो दोस्तों वो एफसीएम भी कर सकता है, आरसीएम भी कर सकता है, उसका मर्जी। मतलब सर, मतलब आप अगर ट्रांसपोर्टर हो तो आप चाहो तो एफसीएम फॉलो कर सकते हो, हाँ कर सकता हूं। आप चाहो तो आरसीएम भी फॉलो कर सकते हो। सर उससे क्या होगा, आरसीएम फॉलो करने से आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगा। किसके ऊपर आएगा, आपका कस्टमर के ऊपर। अब बच जाओगे। सर वही करे, हाँ करो। नहीं नहीं सर वो नहीं करेंगे, थोड़ा अपने ऊपर भी रखेंगे, तो करो, वो भी करो। मतलब आप अपने ऊपर भी लायबिलिटी रख सकते हो, आप अपना कस्टमर के ऊपर भी लायबिलिटी ट्रांसफर कर सकते हो। आप कौन, जीटीए। आप कौन हो, सर जीटीए हूं मैं, मेरे ऊपर रूल बनाया गया ना, तो हम जीटीए है। ओके, तो जीटीए अगर रजिस्टर्ड रहा तो एफसीएम भी कर सकता है एज वेल एज आरसीएम भी कर सकता है। सर ये कोई टॉस करने वाला डिसीजन है क्या, हेड एफसीएम टेल आरसीएम, ऐसा कोई रूल है क्या? नहीं, एकदम नहीं है। चॉइस, चॉइस मतलब एनी टाइम, एनी टाइम, एनी टाइम जो आपको अच्छा लगा आप करो। एनी टाइम जो आपको अच्छा लगा आप करो। आपको क्या लग रहा है कि चलो जनवरी मंथ आ रहा है, एफसीएम एफसीएम खेल रहे थे, ठीक है, मार्च मंथ आ रहा है, प्रेशर है, आरसीएम डाल दे, डाल दो, चॉइस इज योर्स। लेकिन सर कहीं पे तो कुछ कॉन्क्रीट लॉ तो होगा कि ये केस में एक्सक्लूसिवली आपको करना पड़ेगा। हाँ वैसा भी है। तो अभी हम लोग को अभी समझना है कि जीटीए कब आरसीएम में रहेगा कंपलसरी। सर फिर से बोलिए, जीटीए कब आरसीएम में रहेगा कंपलसरी। अब हम लोग को देखना ही है। आगे बढ़ू, देखूं, ओपन करूं वो वाला पार्ट। आप लोग लिख रहे हो ना साथ साथ, प्लीज खाली सुनो मत, कॉपी भी करते चलो। आई होप कि आप लोग बोर नहीं हो रहे हो, समझ पा रहे हो। व्हाट आई मीन टू से दैट कि आप लोग को समझ आ रहा है, राइट। नाउ क्या बोलना चाह रहे हैं सर? सर हम ये बोलना चाह रहे हैं, जीटीए का कस्टमर कौन है? जीटीए कौन है? ट्रांसपोर्टर। इतना समझ आ गया ना? ट्रांसपोर्टर जीटीए है, जिसका गाड़ी होता है, जो गाड़ी का बिजनेस में बेचता नहीं है, भाड़ा देता है। भाड़ा किस लिए? गुड्स को कैरी ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो ट्रांसपोर्टर है। उसका कस्टमर कौन है? हु विल बी द कस्टमर फॉर द ट्रांसपोर्टर? सर सप्लायर। अरे सप्लायर तो खुद ट्रांसपोर्टर है, उसका कस्टमर कौन है? सर देखो, ट्रांसपोर्टर क्या करता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। उसका काम है भाई कहाँ का माल कहाँ पहुंचाना है, राइट। आपको अगर गाड़ी का बिजनेस है, आपको मान लो खुद का व्हीकल है, जब इस बिजनेस में हो, कॉमर्शियल इंडस्ट्री में हो, तो आप पूछोगे सामान कौन ले रहा है, मुझे क्या करना है, कहां से सामान को उठाना है और कहां जाकर डालना है। तो यहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व है, एक जन बेच रहा है, एक जन खरीद रहा है। तो जो बेचेगा ऑब्वियसली वो जहां से बोलेगा सामान वहीं से उठाना है, और जो खरीद रहा है वो भाई साहब जहां बोलेगा डिलीवर वहीं पे करना है। अगर दरवाजे पे छोड़ के आना है तो छोड़ के आएंगे, फैक्ट्री में बोला है तो फैक्ट्री में फेंक के आएंगे, रास्ते में बांटने बोला तो बांट देंगे, जो उसका मर्जी कर देंगे। हमको क्या, मुझे अपने भाड़े से मतलब। हमें सब जो कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं पता है? 4 पैसे के लिए, वो है भाड़ा। तो मेरा जैसे ट्रांसपोर्टर का कस्टमर कौन होगा? जो भाड़ा पे करेगा। अब किसका सामान कौन ले रहा है आई डोंट केयर, मेरे लिए कस्टमर कौन है? जो भाड़ा देगा। हाँ या ना भाई? जो मुझे पैसा देगा वही मेरा कस्टमर होगा ना, सामान थोड़ी मेरा है, मुझे तो डिलीवर करना। तो याद रखना दोस्तों, रिसिपिएंट फॉर द जीटीए, हु विल बी द रिसिपिएंट फॉर द जीटीए? जीटीए के लिए रिसिपिएंट कौन होगा? जो भाड़ा पे करेगा। कौन होगा दोस्तों? जो भाड़ा पे करेगा। अब सर अगर दो ही लोग भाड़ा पे करे तो, हाँ तो दो ही लोग रिसिपिएंट बन जाएगा। जीटीए का कहानी बहुत सिंपल है बॉस, बोल रहे हैं कि मुझे पैसे से मतलब है, अपना भाड़ा से मतलब है। जो मुझे पैसा देगा वो मेरा कस्टमर है, मैं उसी के नाम पे बिल इशू करूंगा, कर दूंगा। तो दोस्तों याद रखना, हु इज द रिसिपिएंट फॉर द जीटीए? जीटीए के लिए रिसिपिएंट कौन होगा? कम ऑन यार, जीटीए के लिए रिसिपिएंट कौन होगा? जो भाड़ा पे करेगा। हु इज लायबल टू पे फ्रेट? जो फ्रेट पे करेगा। समझ रहे हो? जो फ्रेट पे करेगा वो रिसिपिएंट होगा। अब फ्रेट पे करने वाला अगर बेचने वाला हो तो बेचने वाला हो सकता है, खरीदने वाला तो खरीदने वाला हो सकता है। आप लोग समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बेचने वाला खरीदने वाला, भाई सामान तो उन्हीं लोग का है ना, हम तो खाली ट्रांसपोर्ट करते दे रहे। मेरा काम है सामान पहुंचा देना, सामान मेरा थोड़ी है। जो मुझे भाड़ा देगा वो मेरा कस्टमर है। क्लियर? अब लॉ क्या बोलते हैं सुनो। जीटीए कौन? जीटीए आरसीएम में तभी हो सकता है, फिर से बोलिए सर, जीटीए आरसीएम में तभी हो सकता है
जब भाड़ा पे करने वाला रजिस्टर्ड हो। सर फिर से, जीटीए आरसीएम में तभी हो सकता है जब भाड़ा पे करने वाला रजिस्टर्ड हो। मतलब जीटीए का जो कस्टमर है वो अगर क्या हुआ, वो अगर रजिस्टर्ड हुआ आरसीएम है, और अगर अनरजिस्टर्ड हुआ तो आरसीएम नहीं है, एफसीएम है। तो हम लोग अभी ये जीटीए और जीटीए कस्टमर के ऊपर एक खेल खेलेंगे, और खेल में क्या होगा, एक बार इसको रजिस्टर्ड बनाएंगे, उसको अनरजिस्टर्ड बनाएंगे, ऐसे करके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके पॉसिबिलिटीज देखेंगे और कमेंट करेंगे कि आरसीएम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करें, कमेंट करेंगे आरसीएम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो शैल वी स्टार्ट, शुरू करें, तो कमेंट करना। आइए सर करते, देखते क्या बोलना चाह रहे हैं आप। आइए दोस्तों थोड़ा सा साइड में आते हैं। हाँ जी, ये देखो, तो ये वाला पार्ट को आप कॉपी करो, ठीक है, जो हाईलाइट किया हुआ है। आंसर मत छापो, आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे प्लीज। हाँ, जितना बोल रहे हो उतना करो ताकि आप लोग साथ साथ रहो मेरे। सो सप्लायर जीटीए, बिकॉज हम लोग जीटीए के बिहार पे बैटिंग कर रहे हैं। और रिसिपिएंट मतलब जीटीए का रिसिपिएंट कौन होता है, बता दो एक बार सेकंड के लिए। जीटीए का कस्टमर कौन होता है, फ्राइट पेयर, जो भाड़ा पे करेगा, फ्रेट पेयर, अ पर्सन हु इज लायबल टू पे फ्रेट। तो पहले वो लिख लो। अच्छा पहले ये कॉपी कर लो, उसके बाद नीचे लिख देना, ठीक है, रेसिपिएंट के नाम पे नीचे लिख देना, ठीक है। ये कॉपी कर लो प्लीज। ओके, डिस्कस करें, शुरू करें डिस्कशन। तो सर जीटी आरसीएम में कब रहेगा, ये लॉ है। अब इसको कॉपी कर लो प्लीज, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है, कॉपी दिस पार्ट। बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज कॉपी दिस पार्ट जो हाईलाइट किया हुआ है। स्टार्ट करें। अच्छा, तो आप लोग को पता चल गया है कि आरसीएम कब अप्लाई होगा, हाँ या ना। हाँ सर, हम लोग को पता चल गया कि आरसीएम कब होगा। कब होगा आरसीएम, सर आरसीएम तभी होगा जब रिसिपिएंट क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा। तो और रिसिपिएंट कौन होता है, जो भाड़ा पे करेगा। तो अभी जो आप लोग कॉपी किए दोनों सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हुआ सब लोग को, ये वाला और ये वाला। आई होप कि ये वाला और ये वाला दोनों को क्लियर हुआ आप लोग का। अब क्या करना होगा सर, अब हम लोग के यहाँ पे स्टार्ट करना होगा एक करके। तो सबसे पहले आप ये बताइए, सप्लायर कौन है यहाँ पे, जीटीए। तो जीटीए के पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, जीटीए हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ अंडर जीएसटी। और कस्टमर जो भाड़ा पे कर रहे हैं वो भी रजिस्टर्ड है। तो क्या आरसीएम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ दोस्तों। आरसीएम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सर आरसीएम होने के लिए ये देखना पड़ेगा, इसका कंडीशन
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझ आया ना आप लोग को? सर रिसिपिएंट का स्टेटस देखा जाएगा, सप्लायर का नहीं। बिकॉज आरसीएम होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करते हैं रिसिपिएंट का स्टेटस। तो अगर रिसिपिएंट क्या होता है, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड होता है, क्या होता है, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड होता है तो ही आरसीएम होगा। अगर रिसिपिएंट क्या होता है, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड होता है तो क्या होगा, आरसीएम होगा। गेटिंग माय पॉइंट? अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड होता तो डेफिनेटली आरसीएम होता। हाँ आरसीएम होगा सर। तो ये आरसीएम आरसीएम आप देख रहे हो। अच्छा सेकंड केस में आरसीएम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम लोग आरसीएम बुक किए, सही की गलत किए? सही किया सर। ऑफ कोर्स सर। अच्छा सेकंड थर्ड केस में आरसीएम नहीं होना चाहिए। थर्ड केस में आरसीएम नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है। अब रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो सर ऑफ कोर्स एफसीएम नहीं जाएगा। और फोर्थ केस में क्यों हम लोग जीएसटी नहीं डाले? क्योंकि दोनों का कोई आता पता है ही नहीं। जो भाड़ा ले रहा है वो भी अनरजिस्टर्ड है, जो जीटी है वो भी अनरजिस्टर्ड है। तो जीएसटी वाला धरेगा तो कैसे धरेगा? इसलिए नो जीएसटी, इसलिए नो जीएसटी। तो गाइस आप लोग को जीटीए समझ आया? जीटीए कब आरसीएम में रहेगा, जीटीए क्या है, जीटीए के अंदर क्या क्या आएगा, ओवरऑल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में आरसीएम है कि एफसीएम है, ये सारा बात का आंसर आपको मिला। क्या इंडिया में हर एक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री आरसीएम में है? क्या इंडिया में हर एक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री आरसीएम में? नो। तो कौन है आरसीएम में? हु इज इन द आरसीएम? सर आरसीएम में कौन? आरसीएम में है जीटीए, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, बाई रोड करता है। और हाँ बाय रोड से याद आया, कुरियर और पैकेट्स एंड मूवर्स जो बाय रोड सामान लेके जाता है उसको जीटीए नहीं मानेंगे, कुरियर वालों को जीटीए नहीं मानेंगे। तो जीटीए वही वाला होगा जो घर से गाड़ी लेके निकलेगा, रास्ते के बाहर सड़क आए मोड़ आए ना आए सामान जरूर पहुंचाएगा। ओके, चाहे वो लाइट गुड्स हो या हेवी गुड्स हो। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? सबको ये बात समझ आया? तो हम लोग इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स। और इसके चलते और भी हम लोग का थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, लाइक प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, आईटीसी, उसके ऊपर हम लोग एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? नेक्स्ट क्लास इसके ऊपर अकाउंटिंग मतलब जर्नल एंट्री करेंगे कि आरसीएम को पहचाने कैसे। सर कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, बट बिल देके कैसे पहचानेंगे कि आरसीएम है कि एफसीएम है? और अगर पहचान लिए तो करे क्या? जीएसटी पेमेंट कैसे होगा? और अगर जीएसटी पेमेंट भी कर दिए तो रिटर्न में शो कहां करेंगे? और सबके बाद अकाउंट्स में कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे? ये सारा जो प्रैक्टिकल काम है वो हम लोग नेक्स्ट वीक कर लेंगे। ओके, तो आज कितने रहने देते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन, यू गाइस आर ऑलवेज ऑसम। आप लोग को क्लासेस में जब भी टाइमिंग देता हूं आप लोग कर लेते हो, थैंक यू सो मच। बट मेरा एक ही प्रॉब्लम है इस क्लास को लेकर, हफ्ते में एक दिन हो रहा है इसलिए इतना खींचातानी हो जा रहा है। ये जो टॉपिक है ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते के अंदर ही हो जाना चाहिए था, बट आप लोग एंगेज हो दूसरा टास्क में तो आप लोग के पास भी कोई चॉइस नहीं है, तो ठीक है ऐसे ही करते और क्या बोले। बट हाँ रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा। लास्ट क्लास का शायद रिकॉर्डिंग में नहीं भेज पाया या गलत रिकॉर्डिंग भेज दिया होगा, आई विल चेक एंड रीसेंड इट। 1 सेकंड। लास्ट संडे तारीख क्या था खाली मुझे बोल दो, 24 तारीख था क्या कि 23 तारीख था? आई थिंक 24 था शायद, नहीं 24 नहीं था। लास्ट संडे का डेट बता दो एक बार। थैंक्स ऑन बट नॉट लाइक दैट यार, मतलब मुझे एंजॉय करना अच्छा लगता है आप लोगों के साथ सारे कॉन्सेप्ट को। 28 ओके, 28 से 28 का रिकॉर्डिंग में देते रहो आप लोग को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट संडे। अच्छा संडे क्लासेस का प्रॉब्लम यही हो रहा है, मैं ऑन द रिकॉर्ड ही बोल रहा हूँ। पहले हम घर से क्लासेस लेते थे तो आई कैन स्टार्ट फ्रॉम 8:30, बट प्रॉब्लम ये हो कि सेंटर में आ रहा हूँ, बट सेंटर में जो ओपन होने का चांस है वो थोड़ा डिले हो जा रहा है। मैंने बोला है, देखते हैं वो लोग क्या करते हैं, दैट्स व्हाई इट्स गेटिंग लेट। ओके, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिए। तो सर यही टाइम ले लीजिएगा ना हर संडे चलेगा? नहीं ये संडे लेने को भी इसमें एसीपी क्लासेस आएगा, 12 का एसीपी का टाइमिंग रहता है, तो आज एसीपी क्लास हो गया इसलिए मैं इस टाइम पे ले पाया। ठीक है, तो इसलिए मैं सुबह आके मैं बोल दे कि 12 बजे से ले लेते ताकि क्लासेस मिस ना हो। तो देखते रिजवाना, मैं बताया हूँ मैनेजमेंट को कि थोड़ा सा जल्दी प्रबंध करे ताकि हम लोग कोर्स जल्दी खत्म हो जाए। देखते व्हाट दे विल डिसाइड। ओके।